अध्याय 18 मुगल साम्राज्य का जन्मोत्कर्ष और विघटन पार्ट 1। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष उसके बेटे के बीच उत्तराधिकार के तीव्र संकट के संकटा बन रहे। तैमूरियों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई की कोई परंपरा नहीं थी। कुछ मुसलमान राजनीतिक चिंतकों में राजा का अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार की स्वीकृति थी, लेकिन सल्तनत काल में बाद में ये अधिकार प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। तैमूरियों के राज्य में सभी उत्तराधिकारियों के बीच बांट देने की परंपरा सफल नहीं रही, बाद में भी लागू नहीं की गई। उत्तराधिकार के मामले में हिंदू परंपराएं बहुत भी कोई स्पष्ट नहीं थी। अकबर के समकालीन में तुलसीदास के अनुसार राजा को किसी भी पुत्र को राजतिलक चुनने का अधिकार था, लेकिन राजपूतों में इससे बहुत से प्रसंग उठे जब इस नामजदगी को दूसरे भाइयों ने मंजूर नहीं किया। उदाहरण के लिए सांगा को गद्दी पर अपना अधिकार प्रतिष्ठित करने के लिए अपने भाइयों से कठिन संघर्ष करना पड़ा। 1657 के अंतिम महीनों में शाहजहां दिल्ली में बीमार हो गया और बचने की आशा नहीं थी, लेकिन वह ठीक हो गया। प्रिय पुत्र के दौरान और अपने प्रिय पुत्र शिशुहुआ से धीरे धीरे उसकी शक्ति भी आ गई। इसी बीच तरह अफवाह फैल गई कि जैसे शाहजहां मर चुका है। दारा इस बात से अपना मतलब साधने के लिए पर्दा डाले हुए था। कुछ समय शाहजहां जैसे तैसे आगरा पहुंचा और इस बीच बंगाल में शाहजहां सूजा को, गुजरात में मरूद और दक्कन में औरंगजेब, या तो विश्वास हो ही चला था कि शाहजहां की मृत्यु की अफवाह सच है। वह ऐसा मानने का दिखावा कर रहे थे। साथ में उत्तराधिकार के होने वाले अनिवार्य युद्ध के लिए तैयारी में लगे हुए थे। अपनों बेटों के बीच संघर्ष टालने की फिक्र में और मृत्यु को निकट देखकर शाहजहां ने दारा को अपना वल अहद या उत्तराधिकारी सुनने का फैसला किया। दारा के मनसब को 40,000 जात रेंज से बढ़ाकर 60,000 कर दिया, जो बेमिसाल था। दारा को शाही गद्दी के बगल में आसन कर दिया और सभी सरदारों को दारा को अपनी भावी संसा मानकर उनके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया। शाहजहां को आशा थी कि इस कार्रवाई से उत्तराधिकार का मसला शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, मुगल साम्राज्य विनाश से बच जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब 3 शाहजादे को दारा के प्रति शाहजहां के पूर्ण व्यवहार में कोई संदेह नहीं रह गया। इससे गद्दी हासिल करने के लिए संघर्ष करने के लिए उनका इरादा और भी पक्का हो गया। इस उत्तराधिकार युद्ध के अंत में औरंगजेब की विजय तक की घटनाओं को विरध वर्णन करने की जरूरत यहाँ नहीं है। उनकी सफलता के कई कारण थे। सलाहकारों से मतभेद और अपनी विद्युत शक्ति को कम करके आंकना दारा की पराजय के 2 प्रमुख कारण थे। अपने बेटों की सैनिक तैयार राजधानी की ओर कूच करने के उनके फैसले की जानकारी मिलने पर शाहजहां ने दारा के बेटे सुलेमान सिको के नेतृत्व में एक सेना सूजा से निपटने के लिए पूर्व की ओर भेजी। सुलेमान की मदद से मिर्जा राजा जयसिंह भी था। इस बीच सूजा ने स्वयं भी राजमुकुट धारण कर लिया। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी गई। मालवा के पहुंचते जसवंत सिंह ने देखा कि उसका सामना औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से होने वाला। दोनों शहजादे संघर्ष पर आमादा थे। उन्होंने जसवंत सिंह को अलग हट जाने को कहा। जसवंत सिंह वापस लौट सकता था, लेकिन इस तरह लौटने पर अपनी हेटी देखकर उसने डटे रहने और दो हाथ करने का फैसला किया। यद्यपि परिस्थिति निश्चित रूप से उसके प्रतिकूल थी। धर्मट में औरंगजेब की विजय 15 अप्रैल 1658 में इस अंग्रेज के समर्थकों का मनोबल और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जब दारा और उसके समर्थक हतोत्साहित हुए। इसी बीच दारा ने एक गंभीर भूल की। अपनी स्थिति को मजबूती के बारे में जरूरत से ज़्यादा आश्वस्त वली अरहद ने अपने कुछ उत्कृष्ट सैनिकों को पूर्वी अभियान करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार उसने राजधानी आगरा को कमजोर बना दिया। सुलेमान सिको के नेतृत्व में सेना पूर्व की ओर बढ़ी और उसने अपनी कुव्वत का अच्छा परिचय दिया। उसने सूजा को बेखबरी की हालत में घेर लिया और बनारस के निकट उसे पराजित कर दिया। फरवरी 1658 में फिर उसने बिहार में उसका पीछा करने का फैसला किया। मानो आगरा में किस्मत का फैसला पहले से हो चुका है। धर्मट की पराजय के बाद सेना को तुरंत आगरा लौटाने का पुलाव भेजा गया। सूजा जैसे तैसे काम चलाओ संधि करके 1658 में सुलेमान सिंह के पूर्वी बिहार में मुंगेर नामक स्थान पर जमाए थे। अपने शिविर आगरा की वापसी यात्रा प्रारंभ की, लेकिन औरंगजेब की मुकाबला करने के लिए समय पर उसके
मुकाबला करने के लिए समय पर उसके आगरा पहुंचने की कोई संभावना नहीं रह गई। धर्मघट के बाद दारा ने मित्रों से मदद हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश की। धर्मघट के बाद जसवंत सिंह जोधपुर में जा बैठा। दारा ने उसे कई पत्र लिखकर भेजकर उसकी मदद करने के लिए आने का अनुरोध किया। उदयपुर के राणा से भी मदद मांगी। जसवंत सिंह आराम से अजमेर के निकट पुष्कर नामक स्थान तक आया। दारा के दिए गए पैसे से एक सेना खड़ी करके वो राणा के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन राणा ने औरंगजेब को अपने पक्ष में मिला चुका था। उसने राणा से वादा किया था कि वो 7,000 दर्जा देगा और नए सिरे से चित्तौड़ की किलेबंदी करने के लेकर उठे विवाद के बाद शाहजहां और दारा ने उसके परगने छीन लिए और उसे लौटा दिए जाएंगे। राणा के धार्मिक स्वतंत्रता का और राणा साहब की बराबरी का प्रतिष्ठा देने का वचन भी दिया। इस प्रकार दारा मजबूत राजपूत राजाओं का समर्थन पाने में विफल रहा। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 में मुख्यतः अच्छे सेनापति नेतृत्व पर दारोमदार रखने वाली लड़ाई थी। दोनों पक्षों में सैनिकों की संख्या में लगभग बराबर थी। प्रत्येक में 50 से 60,000 थे, मगर सेनापति के क्षेत्र में दारा औरंगजेब के मुकाबले कहीं नहीं दिखता। दारा मुख्य रूप से हाड़ा राजपूत और बरहा के सहयोगियों पर भरोसा रखा था। वह जल्दी से खड़ी की गई बाकी की गई सेना कमजोरी की भरपाई ये दोनों बहानियों नहीं कर सकती थी। औरंगजेब के सैनिक लगातार चलने वाली लड़ाइयों की आग में कूदन होकर निकले और उन्हें बेहतर नेतृत्व प्राप्त था। इन तमाम हलचलों के बीच औरंगजेब लगातार नाटक करता रहा था कि वह तो सिर्फ अपने पिता से मिलने आया है। काफिर दारा के चुंगल से छुड़ाने के लिए आगरा पहुंचना चाहता था, लेकिन औरंगजेब और दारा के बीच की लड़ाई धार्मिक रूढ़िवादिता और धार्मिक उदारता के बीच की लड़ाई नहीं थी। इन दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच हिंदू और मुसलमान सरदार बराबर बटे हुए थे। प्रमुख राजपूत राजाओं के रुख का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अनेक संघर्षों की तरह इस लड़ाई में सरदारों का रुख उनके व्यक्तिगत स्वार्थ और दोनों शहजादों के साथ उनके अपने अपने व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर था। दारा की पराजय और पलायन के बाद शाहजहां को आगरा किले में घेर लिया गया। किले के जड़ स्तंभों काट कर औरंगजेब ने बादशाह को आत्मसमर्पण करने के लिए विश्वास कर दिया। शाहजहां के किलों को जनान खाने में नजरबंद कर दिया। उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, लेकिन उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। वहाँ उसने 8 वर्षों की लंबी अवधि गुजरी। इस दौरान उसकी प्यारी बेटी जहांआरा सेवा शुश्रूषा करती रही। शाहजहां ने स्वेच्छा से किले के अंदर ही रहने का फैसला किया। शाहजहां की मृत्यु के उपरांत वह दोबारा सार्वजनिक जीवन में आई। औरंगजेब ने भरपूर सम्मान देते हुए उसे साम्राज्य का प्रथम नारी का दर्जा दिया। उसकी पेंशन 12 लाख से बढ़ाकर 17 लाख कर दी। मुराद के साथ औरंगजेब के समझौते की शर्त अनुसार राज्य को दोनों भाइयों के बीच बांट दिया जाना था, लेकिन औरंगजेब साम्राज्य में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहता था, सो उसने धोखे से मुराद को कैद कर ग्वालियर की जेल में डाल दिया। 2 साल बाद उसकी हत्या कर दी गई। सामूगढ़ की लड़ाई के द्वारा लाहौर भाग गया था। उसका इरादा उसके आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण कायम रखने का था। औरंगजेब शीघ्र ही एक बड़ी फौज के साथ लाहौर के निकट पहुंच गया। दारा का साहस छूट गया। वो औरंगजेब से कोई लड़ाई लड़े बिना लाहौर छोड़कर सिंध भाग गया। इस तरह उसने एक तरह से अपनी किस्मत का वारा न्यारा कर दिया। यद्यपि यह कला 2 साल और चलता रहा, तथापि उसके परिणाम के बारे में अब कोई शंका नहीं रह गया। बाद में दारा का मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर गुजरात से अजमेर जाना और उसके साथ जसवंत सिंह के धोखेबाजी सुविदित थे। अजमेर के निकट देवराल की लड़ाई 1669 में औरंगजेब के खिलाफ दारा की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। दारा भाग कर ईरान जा सकता था। वह अफगानिस्तान से फिर भाग के आजमाना चाहता था। रास्ते में बोलन दर्रे में एक कपटी अफगान सैनिकों ने उसे कैद करके औरंगजेब के हवाले कर दिया। विधि वेत्ताओं की एक मंडली ने फतवा दिया था। इस्लाम और इस्लामी कानून की रक्षा की खातिर, साथ ही राज्य में हक में सार्वजनिक शांति के शत्रु की दारा को जिंदा नहीं रहना चाह सकता था। वह अपना राजनीतिक मतलब साधने के औरंगजेब द्वारा धर्म के स्ताप का ज्वलंत उदाहरण था।
दारा की मृत्यु दंड दिया जाना, जिसमें 2 साल बाद गढ़वाल के राजा ने औरंगजेब के हमले की आशंका से डर कर दारा के बेटे सुलेमान औरंगजेब सिखों को, जिसने यहाँ शरण की थी, औरंगजेब को सौंप दिया। शीघ्र ही उसका हश्र भी वही हुआ जहाँ उसके पिता का हुआ था। इसके पूर्व औरंगजेब ने और इलाहाबाद के निकट खुजवा में शुजा को हरा दिया था। दिसंबर 1658 में उसके खिलाफ आगे लड़ाई जारी रखने की जिम्मेदारी मीर जुमला को सौंपी गई। उसने बराबर शुजा पर दबाव बनाए रखा और शुजा भागता रहा। आखिर वह देश छोड़कर अराकान चला गया। कब चला गया? अप्रैल 1660 में। इसके कुछ दिन बाद अराकान में विद्रोह भड़काने की कोशिश के इल्ज़ाम में अराकानियों ने उसे सपरिवार मौत के घाट उतार दिया। शुजा की इस अपमानजनक मृत्यु के साथ औरंगजेब के मार्ग में यह कांटा खत्म हो गया। 2 साल से अधिक समय तक चलने वाले इस ग्रंथ में स्पष्ट हो गया, गद्दी के दावेदार ना तो राजा द्वारा उत्तराधिकारी चयन के नियम को मानने को तैयार थे, ना ही राज्य विभाजन को। सैनिक शक्ति उत्तराधिकारी की एकमात्र निर्णायक थी और गृह युद्ध उत्तरोत्तर अधिकाधिक विनाशकारी होते गए। सिंहासन पर निरापद होकर बैठ जाने के बाद औरंगजेब ने उत्तराधिकार के भाइयों के बीच जानलेवा लड़ाई की। मुगल परंपरा के कुप्रथाओं को किसी हद तक मार्जन करने का प्रयत्न किया। जहां आरा बेगम के कहने पर दारा के बेटे सिपिहर सिखों को 1673 में रिहा कर एक मनसब दे दिया तथा औरंगजेब की बेटी से उसका निकाह कर दिया। मुराद के बेटे इज्जत बख्श को भी मुफ्त करके मनसब प्रदान किया। औरंगजेब की एक दूसरी बेटी से ब्याह दिया गया। दारा की जानी बेगम नाम की बेटी भी थी, जिसे जहां आरा जिरा ने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। 1669 में उसका विवाह औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम से कर दिया था। औरंगजेब के परिवार में उसके पराजित भाइयों के परिवारों, बेटे बेटियों तथा पोते पोतियों के बीच कई वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी में औरंगजेब और उसके पराजित भाइयों के परिवार एक हो गए। औरंगजेब का शासनकाल, उसकी धार्मिक। औरंगजेब ने 50 सालों तक शासन किया। उसके दीर्घ शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अपने उत्कर्ष के वर्षों में वह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक फैल गया। औरंगजेब बहुत ही कर्मठ शासक साबित हुआ और शासक कार्यों के मामले में ना ही उसके स्वयं के शिथिलता बरती और ना ही अपने मातहतों को बरतने दी। 1686 में उसने शहजादा मौसम को गोलकुंडा के शासक के साथ मिलाकर साजिश करने के आरोप में कैद किया। 12 वर्षों का लंबा समय उसे कारावास में बिताना पड़ा। विभिन्न अवसरों पर उसने अन्य बेटों को भी उसका भाजन बनना पड़ा। उसका आतंक इतना अधिक था कि वह बूढ़ा हो चला। तभी कभी कभी मौसम को उन दिनों काबुल का सूबेदार था। उसे पिता का कोई पत्र प्राप्त होता तो उसे डर से कांपने लगता। उसने पूर्ववर्ती शहंशाहों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर और तामझाम पसंद नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत सादा था। उसकी ख्याति एक कट्टरतावादी, ईश्वर से लड़ने वाले मुसलमानों के रूप में थी। कालांतर में उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। परंतु इतिहासकारों में एक शासक के रूप में औरंगजेब की उपलब्धियों के सामने गहरा मतभेद था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलटकर साम्राज्य को हिंदू की वफादारी से वंचित कर दिया। उसके अनुसार इसके फलस्वरूप जन विद्रोह भड़क उठे, जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। उसके शक्की मिजाज के खां के शब्दों में उसने सारे उपक्रम बहुत लंबा खींचते थे। उनका अंत नाकामी में होता था। लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकारों का विचार था कि औरंगजेब पर नाहक दोषारोपण किया गया है। उसके अनुसार हिंदू औरंगजेब के पूर्ववर्ती शहंशाहों की शिथिलता के कारण गैर वफादार हो गए, जिससे मजबूर होकर उसने कड़े कदम उठाने पड़े और मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करने की खास कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि साम्राज्य अंततः टिका हुआ तो उन्हीं के समर्थन पर था। परंतु औरंगजेब के संबंध में लिखी गई हाल की कृतियों में से एक नई दृष्टि उभरी और कैसे की गई कि औरंगजेब की राजनीतिक धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन उस काल के सामाजिक आर्थिक संस्थागत घटनाक्रम के
जन्म में किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब के धार्मिक विचार रूढ़िवादी थे। दार्शनिक बहसों या रहस्यवाद में उसकी गहरी रुचि नहीं थी। हालांकि कभी कभी वो सूफी संतों से आशीर्वाद लेने उनके पास जाया करता था। अपने पुत्रों को सूफी मत में संबंध रखने से उसने नहीं रोका नहीं। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून की हनीफी व्यवस्था को अपनाया, जिसका पालन भारत के पारंपरिक रूप से किया जा रहा था, परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। ऐसे फरमानों को जवाबियत कहते हैं। जवाबियत ए आलमगीरी नामक एक कृति में उसके फरमानों का संकलन किया गया। सिद्धांता जवाबियत का उद्देश्य शरअ की अनुपूर्ति करना था, परंतु व्यवहारता जवाबियत शरअ को बहुधा संशोधित कर देते थे, जिसका कारण था कि भारत में कुछ ऐसी परिस्थिति मौजूद थी जिसके बारे में शरअ में कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार रूढ़िवादी मुसलमान होने के साथ औरंगजेब एक शासक भी था। वह इस राजनीतिक वास्तविकता की ओर आंखें नहीं चुरा सकता था। भारत की आबादी में हिंदुओं का विषय बहुमत था। हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था थी। हिंदू तथा शक्तिशाली हिंदू राजाओं और जमींदारों को पूर्ण रूप से विमुख कर देने वाली कोई नीति यहाँ कामयाब नहीं हो सकती थी। औरंगजेब की धार्मिकता विश्लेषण करते हुए हम सबसे पहले नैतिक और धार्मिक नियमों में जायजा ले सकते हैं। अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने सिखों पर कलमा खुदाई करने का निषेध किया। उनका कहना था कि ऐसा भी हो सकता है कि सिखों पर कोई पैर रख दे, एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुँचने के क्रम में वह नापाक हो जाएगा। कलमा का अपमान करना इसलिए अधर्म होता है। उसने नवराज के त्यौहार पर मनाही कर दी, क्योंकि वह जरुस्थी यानी जोरोआस्ट्रियन का रिवाज था, जिसका पालन ईरान के सफाई शासक करते थे। सभी सूबों में मुहतसिब नियुक्त किए गए। इन लोगों को इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया था कि लोग शरअ के अनुसार जीवन व्यतीत करें। इस तरह लोगों का काम था कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब और भांग न पिए, उन पर बदनाम घरों, जुआ खानों, नियमन करने और मापदोल के पैमानों की जांच करने जमा थे। संक्षेप में उसका यह काम था कि वो शरअ और जवाबियत धर्मेश फरमानों द्वारा निषिद्ध कार्य खुल्ला ना किए जाए। मुंसब्द की नियुक्ति के पीछे औरंगजेब का यह आग्रह का काम करा था। राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। बाद में अपने शासनकाल के 11वें वर्ष औरंगजेब ने ऐसे कई कदम उठाए जिन्हें शुद्धतावादी कहा गया है, परंतु जिनके पीछे वस्तुतः आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य थे, जो अंधविश्वासों के खिलाफ थे। उदाहरणतः उसने दरबार में गायन बंद करवा दिया और गायकों को पेंशन दी। इसमें वाद्य यंत्र और नौबत शाही बैंड जारी रखा। हरम में महिलाओं ने गायन जारी रखा। राजकुमार और सरदार लोग गायन को प्रश्रय देते हैं। एक और भी बात का उल्लेख के दिलचस्प होगा कि जैसा ऊपर बताया जा चुका है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी सबसे अधिक रचनाओं का प्रणय औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ और स्वयं औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। इस प्रकार औरंगजेब ने अपने संगीत संबंधी निषेधों के खिलाफ विरोध प्रकट करने वालों को करारा सा जवाब दिया। संगीत की जिस अर्थों को तुम ढो रहे हो उसे ही जमींदोज कर दो और फिर उसकी कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। वस्तुतः क्रोध में ही कही गई बात थी। औरंगजेब ने झरोका दर्शन की प्रथा बंद कर दी, क्योंकि इसे वो एक अंधविश्वास रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। इसी प्रकार उसने शहंशाह के जन्मदिन पर सोने या चांदी या अन्य कीमती वस्तुओं के तालमेल भी बंद करवा दी। यह प्रथा स्पष्ट ही अकबर के शासनकाल में प्रारंभ होकर काफ़ी फैल गई थी। छोटे सरदारों के लिए सिर का बोझ बन गई थी, लेकिन सामाजिक मत का दबाव ऐसा जबरदस्त था कि सबको इसका निर्वाह करना ही पड़ता था। लेकिन उसे अपने बेटों के लिए किसी भी रोग से मुक्त होने पर इस प्रथा से छूट देनी थी। उसने ज्योतिष्य को जन्म स्त्री बनाने से मना कर दिया, लेकिन इस निषेध का उल्लेख हर कोई करता था, यहाँ तक कि सारे परिवार के लोग भी। इस तरह कई और नियम बनाए गए, जिनमें से कुछ नैतिक आचार से संबंधित थे और कुछ का उद्देश्य सादगी और मितव्ययिता को बढ़ा देना था। सिंहासन कक्ष को सस्ते और सादे ढंग से सजाने का हुक्म दिया था। मस्जिदों से चांदी की दवातों के बदले चीनी मिट्टी के दवातें इस्तेमाल करने को कहा। रेशमी कपड़ों को अस्वीकृति की दृष्टि से देखा गया। दीवान आम में सोने की रेलिंगों की जगह सोने के जड़े गए लापिस लंजुली की रेलिंगें बनवाई गई। मितव्ययिता के लिए इतिहास लेखन का सरकारी विभाग बंद कर दिया गया।
सिर्फ राज्य आश्रय से जीने वाले मुसलमानों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औरंगजेब ने प्रारंभ में मुसलमान व्यापारी को बहुत हद तक शुल्कों से मुक्त रखा, लेकिन जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि मुसलमान व्यापारी इस छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे राज्य को ठगने के लिए हिंदू व्यापारियों के माल को भी अपना बताकर निकाल देते हैं। इसलिए बादशाह ने मुसलमान व्यापारियों को यह शुल्क फिर से लगा दिया और उनकी दर अन्य लोगों के वसूल से की जाने वाले शुल्क से आधी रखी। इस प्रकार पेश करो और करोड़ियों पद पर मुसलमानों के आरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन सरदारों के विरोध में योग्य मुसलमानों की कमी कारण शीघ्र इस नियम में संशोधन करना पड़ा। अब हम औरंगजेब की उन कार्रवाइयों का जायजा ले सकते हैं जिन्हें भेदभावपूर्ण कहा जा सकता है, जिनमें दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति औरंगजेब के धर्मांध व्यवहार का परिचय मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था मंदिरों के प्रति औरंगजेब का रवैया और साथ ही फिर जजिया का लगाया जाना। अपने शासन के आरंभ में ही औरंगजेब ने मंदिरों, यहूदी उपासना गृहों, गिरजाघरों के संबंध में धारा की इस व्यवस्था का ऐलान कर दिया। पुराने मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि नया मंदिर नहीं बने देना चाहिए। इसके अलावा उपासना के पुराने भवनों की मरम्मत कराई जा सकती थी क्योंकि इमारतें हमेशा टिकी नहीं रह सकती। बनारस, वृंदावन के ब्राह्मणों के नाम जारी किए। उनमें कई फरमानों की इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। बनारस वाला फरमान कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में है और वृंदावन वाला फरमान जयपुर के एक मंदिर में। मंदिरों के संबंध में औरंगजेब का यह आदेश नया नहीं है। इसमें उसकी स्थिति को दोहराया गया है जो सल्तनत काल में विद्यमान थी, जिसका ऐलान अपने शासनकाल के प्रारंभ में शाहजहां ने किया था। व्यवहारता इसमें पुराने मंदिरों की व्याख्या के समय स्थानीय अधिकारों को काफ़ी छूट दी थी। इस मामले में शासक की व्यक्तिगत राय और भावना क्या थी, इसका भी अधिकारियों पर काफ़ी असर पड़ा। उदाहरणतः के लिए शाहजहां के प्रिय शहजादे के रूप में दारा के उदय के बाद मंदिरों के सामने उसके आदेश के बावजूद कई मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ गुजरात के सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने वहाँ पर कई मंदिर को तोड़ने और उसकी चिकनाई के आदेश दिए। इनसे जीर्णोद्धार करवाया गया। सोमनाथ का मंदिर भी था। अपने शासनकाल के प्रारंभ में औरंगजेब ने जिन मंदिरों की प्रतिमाएं हटाकर उन्हें बंद कर दिया था, उन्हें प्रतिमाएं फिर से प्रतिष्ठित कर दी। पूजा अर्चना भी प्रारंभ हो गई। इसलिए 1665 में औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म फिर से जारी कर दिया। तथापि ऐसा नहीं लगता कि औरंगजेब के नए मंदिरों पर निषेध लगाने वाले आदेश के फलस्वरूप उनके शासनकाल में प्रारंभ से बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब को कई हलकों में राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे मराठों आदि को लगता था। उसने एक नया रुख अपना लिया। उसका सामना स्थानीय राजनीतिक शक्ति से होता था। अब वह पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ना भी वाजिब मानने लगा। इस तरह वे अपने विरोधियों को सजा और चेतावनी देना चाहता था। इसके अलावा मंदिरों को हानिकारक विचारों से प्रसार मानने लगा था। यह हानिकारक विचार कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे विचार थे जो कट्टरपंथी मुसलमानों के गले नहीं उतरते थे। उदाहरण के लिए 1669 में उसे मालूम हुआ कि ठट्टा, मुल्तान और ख़ास तौर पर बनारस के कुछ मंदिरों में ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों दूर दूर से आते थे। उसने कड़ी कार्रवाई की। औरंगजेब ने सभी सूबेदारों को पत्र लिखकर उनसे ऐसी गतिविधियां बंद कराने और जिन पर मंदिर की इस तरह गतिविधि चले तो उन्हें तुड़वा देने को कहा। इन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, जाकिर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला और मथुरा में बनवाए गए केशव नाथ मंदिर जैसे कई मंदिर तोड़ दिए गए और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे राजनीतिक प्रयोजन भी था। महासीर आलमगीरी का लेखक मुस्तक खां मथुरा के केशव नाथ मंदिर के विध्वंस के बारे में कहता है, शहंशाह के धर्म की इस नीति में इसकी शक्ति में ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा की भव्यता के इस उदाहरण को देखकर गर्वीले राजा हतप्रभ रह गए और शक्ति की हालत में वह दीवार की और रुक करके भूतों की तरह खड़े रह गए।
इस संदर्भ में पिछले 10-12 वर्षों में उड़ीसा में बनवाए गए बहुत से मंदिर तुड़वा दिए गए, लेकिन ऐसा मानना गलत होगा कि मंदिरों में आम विध्वंस के लिए कोई हुक्म जारी किया गया था। लेकिन जब लड़ाई चल रही होती थी तो उस दौरान स्थिति भिन्न होती थी। उदाहरण के लिए 1679 से 80 में मारवाड़ के राठौरों और उदयपुर के राणा के साथ लड़ाई चली थी। उस समय जोधपुर के परगना में एवं उदयपुर में बहुत से पुराने मंदिर भी तोड़े गए। राजपूत उनके दुश्मन हो। अपनी मंदिर संबंधी नीति के मामले में औरंगजेब औपचारिक तौर पर शरह की मर्यादाओं के अधीन भले ही रहा हो, लेकिन इनमें संदेह नहीं है कि इस विषय में उसने जो स्थिति पाई थी उसके पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों की सहिष्णुता की उदार नीति को आघात लगा। इसमें लोगों की यह धारणाएं फैले कि किसी बहाने किए गए मंदिर विध्वंस को बादशाह न केवल माफ़ कर दे बल्कि ऐसे कृत्यों का स्वागत भी करे जो औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और मठों को ध्यान दी है। इसके दृष्टांत हम अवश्य उपलब्ध हैं, परंतु हिंदू मंदिरों के प्रति औरंगजेब की नीति कुल मिलाकर हिंदुओं के प्रति एक बड़े हिस्से में बेचैनी पैदा निश्चित थी। मगर जान पड़ता है कि 1679 में के बाद औरंगजेब का मंदिरों में विध्वंस का उत्साह कुछ ठंडा पड़ा। दक्षिण में 1681 से लेकर 1707 की अवधि में उसकी मृत्यु पर्यंत हमें मंदिर में किसी समूह विध्वंस का कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच उसने फिर जज्जा लगाकर छूम का एक नया सबब जरूर पैदा कर दिया। जज्जा की पृष्ठभूमि अरब तथा तुर्क शासकों के दरबार में लाभ की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। शरह के अनुसार मुस्लिम राज्यों में मुसलमानों के लिए जजिया को अदा करना वाजिब था। अकबर ने जिन कारणों से एक कर को उठा लिया था उसका जिक्र हम कर चुके हैं, परंतु रूढ़िवादी मुल्लाओं का एक वर्ग इस कर को फिर से लागू करने के लिए जहद कर रहा था ताकि इस्लाम को श्रेष्ठ स्थिति वस्तुतः उस मुल्लाओं को ऐसी स्थिति का एहसास सबब हो जाए। मालूम होता है कि गद्दी पर एहसास सबको हो जाए। मालूम होता है गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कई अवसरों पर इस कर से फिर से आरोपित करने का विचार किया, परंतु इसके राजनीतिक विरोध की संभावना को देखते हुए अपना हाथ रोक लिया। आखिर अपने शासनकाल के 22वें वर्ष अर्थात 1679 में उसने इस कर को फिर से लागू किया और औरंगजेब के गंतव्यों के विषय में इतिहासकारों के बीच काफ़ी चर्चा हुई है। इससे पहले कि हम ये देखने की कोशिश करें कि वास्तव में जजिया में क्या नहीं था, यह हिंदू और इस्लाम को कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए उन पर डाला गया कोई आर्थिक दबाव नहीं था। इसका परिणाम अत्यंत अल्प था। इसके अलावा स्त्रियों, बच्चों, अपंगों, अंधे, अपंगों और विभिन्न लोगों को अर्थात जिसके पास गुजारे का कोई उपाय नहीं था उन लोगों को इस कर से बरी कर दिया था। सरकारी अमलों पर भी यह कर नहीं लगाया गया। हिंदुओं के किसी भी खासे बड़े हिस्से पर ना करके दबाव में आकर अपना धर्म बदल लिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। दूसरे में यह कहना कि कठिन आर्थिक परिस्थिति के निराकरण का कोई उपाय नहीं था। यद्यपि जजिया में होने वाली आय काफ़ी बड़ी बताई जाती है, यद्यपि औरंगजेब ने आवाब नामक शुल्क न लगाकर आमदनी के काफ़ी बड़े जरिए को इसलिए तिलांजलि दे दी क्योंकि इसका प्रावधान शरह में नहीं था। फिर जजिया लगाने की कार्रवाई का स्वरूप राजनीतिक भी था और विचारात्मक ही। इसका उद्देश्य मराठा और राजपूतों शायद दक्कन के मुस्लिम राज्यों से खासकर काफिरों के साथ संधि संबंध में बधे गोलगुंडा से राज्य की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को संगठित होने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। दूसरे, जजिया की वसूली ईमानदार और धर्म भीरू मुसलमान करने वाले थे जिन्हें इस काम के लिए खास तौर पर तैनात किया गया था। जजिया से होने वाली आमदनी उलमिलाओं के लिए जिनके बीच काफ़ी बेरोजगारी थी सुरक्षित थी। इस प्रकार उलमाओं को दी गई बहुत बड़ी इज्जत थी, लेकिन इनमें से संभावित हानियाँ लाभों के मुकाबले बहुत भारी पड़ती थी। हिंदू इसे भेदभाव द्वित्व मानते थे, इसलिए इसके प्रति उनके मन में गहरा क्षोभ जगा। इसकी वसूली के तरीके कुछ खास विशेषता है। करदाता को यह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अदा करना पड़ता था। कभी कभी उसे इस सिलसिले में उलमाओं के हाथों अपमान भी सहना पड़ता था। गाँव में इसकी वसूली मजबूर राजस्व के साथ जाती थी, जिसके कुछ अंश कम हो जाते हैं।
इसका अंश कुछ कम हो जाता है, लेकिन शहरों की अच्छी हैसियत वाले हिंदू इस तरीक़ों से बहुत परेशान होते हैं। इसलिए हमें ऐसे प्रसंगों उल्लेख मिलते हैं कि जब हिंदू व्यापारी और दुकानदार इस कर के खिलाफ हड़ताल की। कुछ वसूली में भ्रष्टाचार भी बहुत था। कई बार तो अमीनों या इसकी वसूली करने वालों की हत्या कर दी जाती थी। औरंगजेब के रूप में कोई नरमी नहीं आई। जब प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भू राजस्व में माफ़ी देनी पड़ती थी, तब भी किसानों को यह कर अवश्य चुकाना पड़ता था। अंत में 1750 में उसे दक्षिण में चलने वाले लड़ाई के दौरान तक उसे समाप्ति अनिश्चित कर दी। उसे यह कर स्थापित करता था, जिससे मराठों के लिए उसकी समझौते वार्ता पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश उसका चलन खत्म हो गया। आखिर 1712 में ये विधिवत समाप्त कर दिया। कुछ आधुनिक लेखों का मत है कि औरंगजेब के इन कदमों का उद्देश्य भारत में दार उल हरब यानी काफिरों का देश या दुरुल इस्लाम यानी मुसलमानों की आबादी करने वाला देश में बदलना का था। यद्यपि औरंगजेब लोगों को मुसलमान बनाना वाजिब मानता था, तथापि योजनाबद्ध रीति से या बड़े पैमाने को लोगों को जबरन मुसलमान बनाने का साक्ष्य का अभाव है। हिंदू सरदारों के खिलाफ कोई मतभेद नहीं किया गया। हाल की कृति में दर्शाया गया कि औरंगजेब के शासनकाल में उत्तरार्ध हिंदू सरकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और एक अव्यवस्था जैसी आई, जब कुल सरदारों ने हिंदू सरदारों के अनुपात में 1/3 हो गया, जबकि शाहजहाँ के शासनकाल में यह 1/4 था। एक बार फिर अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद पर दावा किया गया था। उस पर औरंगजेब ने लिखा था, धर्म के मामलों में सांसारिक मामलों का क्या दखल है? धर्म के मामलों में धर्मांता के लिए कहाँ जगह है? आपके लिए धर्म क्या है? मेरे लिए मेरा। आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा। यदि आपने सुझाया यह नियम स्थापित होता है तो मेरा कर्तव्य सभी हिंदू और राजा और उनके समर्थकों को खत्म कर देना हो जाएगा। इस प्रकार औरंगजेब ने राज्य के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं की। औरंगजेब के धार्मिक विश्वासों को उनकी राजनीतिक नीतियों का आधार नहीं माना जा सकता। यद्यपि औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान था, कानून का अक्षर पालन करना चाहता था, तथापि शासक की हैसियत से वो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने और उसका विस्तार करने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। इसलिए यथासंभव उसने हिंदुओं का समर्थन नहीं खोना चाहता था, परंतु उसके राजनीतिक और सार्वजनिक नीतियों में बहुधा उसके धर्म विचारों और विश्वासों का टकराव हो जाता था। तब औरंगजेब दुविधा में पड़ जाता और किसे तहरीर दी जाती। राजनीतिक घटनाक्रम। उत्तर बिहार की लड़ाई के दौरान बहुत से स्थानीय जमींदार और राजाओं ने शाही खजाने में राजस्व भेजना बंद कर दिया। उनमें से कुछ लोगों के आसपास के इलाकों में, जिनमें मुगल क्षेत्र भी शामिल थे, राजपाटों को लूट भी शुरू कर दिया। गद्दी पर विधिवत बैठने के बाद औरंगजेब ने कड़े शासन का दौर प्रारंभ किया। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर पश्चिम और दक्कन में उसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन सामान्यतः औरंगजेब ने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई। गद्दी के बैठने के तुरंत बाद उसने पहला काम साम्राज्य को सत्ता और सम्मान को प्रतिष्ठित करना था। उसमें उत्तराधिकार युद्ध के दौरान मुगलों के हाथ से निकल गए उन प्रदेशों पर फिर से अधिकार करना शामिल था जिन पर मुगल कानून हक मानते थे। आरंभ में औरंगजेब ने प्रदेशों को जीतने और उन्हें साम्राज्य में लाने के लिए अधिक ऊंचे नहीं दिखाई दिए। इसकी वजह उसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की अधिक चिंता थी। इसी चिंता के कारण उसने एक सेना बीकानेर को भेजकर वहां के राजा को फिर से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में लाने की कोई कोशिश नहीं की। परंतु बिहार में पलामू के राजा के संबंध में उसने इस नीति को काम नहीं लिया, बल्कि उस पर गैर वफादारी का आरोप लगाकर उस पर राज्य के बड़े हिस्से को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बुंदेला राजा चंपत राय आरंभ में औरंगजेब का मित्र था, लेकिन बाद में वह लूटपाट मचाने लग गया। उस पर लगातार सैनिक दबाव डाला और अंततः उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसने राज्य को औरंगजेब के साम्राज्य में नहीं मिलाया। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत। पिछले अध्याय में हमने असम घाटी में या फिर एक और कामरूप के शासकों और दूसरी ओर बंगाल के अफगान शासकों और से उनके संघर्ष की चर्चा हम कर चुके हैं। 14वीं सदी के अंत में कामता यानी कामरूप राज्य बिखर गया और उसका स्थान कूच बिहार राज्य ने ले लिया। उत्तर बंगाल और पश्चिमी असम पर इस राज्य का अधिकार था। कुछ शासकों ने अहम लोगों के साथ संघर्ष की नीति जारी रखी, लेकिन आंतरिक कलह के कारण 7वीं शताब्दी के आरंभ में अहोम राज्य विभाजित हो गया और मुगलों को मौका मिल गया और इसके अलावा उसने कुछ राज्य पर भी अहोम पर हमला करने का न्योता दिया। मुगलों ने विभाजित अहोम को पराजित कर दिया और 1612 में कुछ सेना की सहायता से पश्चिम असम घाटी
के बाढ़ नदी तक के इलाके को कब्जा कर लिया। कुछ राजा मुगलों का महातत बन गया और इस प्रकार अब मुगल साम्राज्य की पूर्वी सीमा बार नदी के बार पूर्वी असम पर शासन करने वाले अहमों के राज्य की सीमा लग रही थी। अहमों के साथ मुगलों का लंबा संघर्ष चला। इस बीच अहम राजा ने पराजित राजवंश के एक शहजादे को शरण दी। आखिरकार 1638 में अहमों के साथ मुगलों की संधि हो गई। इस अनुसार बार नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा बनी। इस प्रकार गुवाहाटी मामलों के अधिकार में आ गया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और अहमों के बीच लंबी लड़ाइयाँ लड़ी चली। अहम शासकों ने मुगलों को गुवाहाटी आसपास के क्षेत्रों से निकालकर पूरे असम में अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। युद्ध अनिवार्य हो गया। उधर औरंगजेब द्वारा नियुक्त बंगाल का नया सूबेदार मीर जुबला कूच बिहार और पूरे असम की मुगल सत्ता के अधीन आकर अपने पराक्रम का परिचय देने को उत्सुक था। इसी बीच कूच बिहार में मुगल सत्ता प्रभुत्व मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले मीर जुबला ने उसी पर आक्रमण करके पूरे राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब उसने अपना रुख अहम राज्य की ओर किया और उस पर धावा बोल दिया। उसने अहम राज्य गढ़गांव पर कब्जा करके 6 महीने तक उसकी गिरफ्तारी रखा। वहां और आगे बढ़ते हुए अहम राज्य की दूसरी सीमा तक पहुंच गया। अंत में उसने अहम राजा को एक अपमानजनक सदी पर मजबूर कर दिया। 1663 में राजा को अपनी पुत्री मुगल हरम में भेजना पड़ा। लड़ाई के हर जाने पर के तौर पर भारी रकम देनी पड़ी। 20 हाथियों का सालाना नजराना अदा करने के बाद राजी होना पड़ा। मुगल सीमा बार नदी तक फैल गई। इस शानदार विजय के शीघ्र बाद जुमला की मृत्यु हो गई। असम में राज्य विस्तार की लाभ संदिग्ध थे क्योंकि वह क्षेत्र संपन्न नहीं था। चारों ओर पहाड़ों पर निवास करने वाले नागाओं युद्ध प्रिय कबीलों से घिरा हुआ था। जल्दी मालूम हुआ कि अहम पराजित हो गए, लेकिन उनकी शक्ति की रीढ़ की ट्रेन नहीं टूट पाई। संधि की वार्ता को लागू करना मुगलों के बूते बाहर की बात थी। 1667 में अहोम फिर से इस स्पर्धा में उतर गए और उन्हें मुगलों को दिए गए प्रदेश पर तो फिर से कब्जा कर ही लिया, पर गुवाहाटी शहर भी छीन गया। इससे पहले ही मुगलों को कूच बिहार से खदेड़ दिया गया। इस प्रकार मीर जुबला के जीते हुए सभी क्षेत्र जल्द ही मुगलों के हाथों से निकल गए। इस बार अहोमों के साथ 1.5 दशकों की लंबी लड़ाई का निवासकारी सिलसिला चला। दीर्घ काल तक मुगल सेना की कमान आमेर के राजा राम सिंह के हाथों में थी, लेकिन जो कठिन कार्य उनके सामने था वो उपयुक्त संसाधन उनके पास नहीं थे। अंत में मुगलों को गुवाहाटी पर भी अपना दावा छोड़कर उसे पश्चिम की ओर अंकित सीमा से संतुष्ट होना पड़ा। असम की घटनाओं से दूर दराज के इलाकों में मुगलों की शक्तियों की सीमा का पता चल गया। इससे भी मालूम होता है कि लोग कितने कुशल और संकल्प युक्त थे। वे जमकर लड़ने से बचते और छापामार युद्ध का सहारा लेते। मुगलों के विरोधी अन्य क्षेत्रों में भी यही रणनीति इतनी सफलता से अपनाने वाले थे, परंतु मुगल आक्रमण के कारण उसके बाद चलने वाली लड़ाई की वजह से अहोम राजस्व की शक्ति क्षीण हो गई। फलतः अहोम साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, अंत में विघटित हो गया। परंतु पूरे भारत के अनंत मुकाबलों के अधिकारी को सफलता मिले। शिवाजी से मात खाने के बाद शाइस्ता खां मीर जुबला के उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। वह एक सुयोग्य शासक और सेनापति साबित हुआ। उसने मीर जुमला की प्रादेशिक विस्तार की नीति का संशोधन किया। सबसे पहले उसने कूच बिहार के साथ समझौता किया। उसके बाद उसने दक्षिण बंगाल की समस्या की ओर ध्यान दिया। उसके क्षेत्र में माघ अराकानी जलदस्युओं की चटगांव में अपने अड्डे से ढाका तक के इलाकों को आतंकित कर दिया। ढाका तक प्रदेश वीरान हो गया और व्यापार उद्योग को भारी क्षति पहुंची। अराकानी दस्युओं से निपटने के लिए शाइस्ता खान ने एक नौसैनिक खड़ी की और चटगांव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अड्डा बनाने के उद्देश्य से सोनद्वीप नामक टापू पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने पैसे और मेहरबानियों के बल पर फिरंगियों को अपने पक्ष में कर लिया। चटगांव के पास उसने अराकानी सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया और इसके बाद चटगांव पर आक्रमण करके 1666 में उसे जीत लिया। अराकानी नौसेना के विनाश के फलस्वरूप समुद्री मार्ग व्यापार के लिए खुल गया। इस काल में बंगाल में विदेश व्यापार की त्वरित प्रगति और पूर्व बंगाल में कृषि के विस्तार की इस घटना का प्रमुख योगदान है। उड़ीसा में पठानों के विद्रोह को ठंडा कर दिया गया और बालासोर के द्वार पर व्यापार के लिए खोल दिया गया। क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए जन विद्रोह और आंदोलन जाट
अफगान और सिख साम्राज्य के अंदर औरंगजेब का कोई कठिन राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दक्कन में मराठों का, उत्तर में जाटों का, राजपूतों का और उत्तर पश्चिम में सिखों और अफगानों का। इसमें कुछ समस्याएं नई नहीं थी, उनका सामना उनके पूर्ववर्ती शहंशाहों को भी करना पड़ा, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में उसका स्वरूप बदल गया। इन आंदोलनों के रूप भी अलग अलग थे। राजपूतों के मामले में यह बुनियादी तौर पर उत्तराधिकार की समस्या थी। मराठों के संदर्भ में यह स्थानीय स्वतंत्रता का मामला था। जाटों के साथ टकराव की पृष्ठभूमि में किसानों की समस्याएं और भू अधिकारों के प्रश्न थे। एकमात्र आंदोलन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे सिख आंदोलन। जाट और सिख आंदोलन की परिणति स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के प्रयत्न में हुई। अफगानों के संघर्ष के रूप में कबायली था, लेकिन उनके मामले में पृथक अफगान राज्य की स्थापना भावना कम करी थी। इस प्रकार इन आंदोलनों का स्वरूप निर्धारित करने में आर्थिक और सामाजिक आकांक्षाओं का हाथ था ही, साथ में क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना भी, जो हमेशा प्रबल रही, एक प्रमुख शक्ति के रूप में काम कर रही थी। कुछ विद्वानों का कहना था कि अफगानों के संघर्ष को छोड़कर बाकी सभी आंदोलन औरंगजेब के संकीर्ण धार्मिक नीतियों के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया की उपज है। जिस देश में प्रजा प्रमुख रूप से हिंदू हो, वहाँ मुसलमानों की प्रधानता हिंदू सरकार के खिलाफ चलने वाले किसी भी अदालत के इस्लाम को दे दी चुनौती के आधार पर रखा जाता था। इसी प्रकार विद्रोही आंदोलन के नेता अपना प्रभाव बढ़ाकर धार्मिक नादरों और प्रतीकों का इस्तेमाल बखूबी कर सकते थे। इसके लिए इन आंदोलनों को वास्तविक रूप से विश्लेषण करने में हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। जाट और सरनामी। मुगल सरकार से अवधि जिस हिस्से का टकराव हुआ सबसे पहले हुआ था, वह थी यमुना नदी के दोनों किनारों की दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में बसे जाटों की आबादी। जाट मुख्य रूप से किसान जोतदार थे, उनमें से कुछ ही जमींदार थे। जाटों के मातृत्व और न्याय की भावना बहुत प्रबल थी। सरकार ने जाटों से टक्कर बहुधार होती रहती थी। अपने इलाके की दुर्भिक्षता का लाभ उठाकर वे जब तक विद्रोह कर बैठे थे। उदाहरण के लिए भू राजस्व उधाई के प्रश्न पर जहांगीर ने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की उन टक्करें हुई थी। दक्कन और पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों की जाने वाली सड़कें जाट क्षेत्र से गुजरते थे, इसलिए मुगल सरकार इन्हें विद्रोह को बहुत गंभीर माना और इन्हें दबाने के लिए कड़े कदम उठाए। 1669 में गोखला नामक एक स्थानीय जमींदार के नेतृत्व में मथुरा इलाके में जाटों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह शीघ्र ही उस क्षेत्र के किसानों को उछल गया और औरंगजेब ने उसे दबाने के लिए खुद ही दिल्ली पर कूच करने का फैसला दिया। यद्यपि जाट सैनिकों की संख्या 20,000 पर पहुंच गई, तथापि संगठित शाही सेना में उनका कोई मुकाबला नहीं था। फिर से घमासान लड़ाई हुई, जिसमें जाट पराजित हुए। गोखला को बंदी बनाकर मार डाला, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से दब नहीं पाया। अंदर ही अंदर असंतोष सुलगता रहा और इसमें 1772 में मथुरा के निकट तारनोल नामक स्थान पर किसानों और मुगलों के बीच एक भिड़ंत हो गई। इस बार संघर्ष सतनामी नामक एक धार्मिक संगठन के साथ हुआ। सतनामी मुख्य रूप से किसान, कारीगर, निचली जातियों के लोग थे। समकालीन लेखकों ने उन्हें सोनार, बढ़ई, मेहतर, चमार और अन्य अधर्म लोग कहा। ये लोग जाति या दर्जे में कोई भेद नहीं करते थे, न हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आचार के कड़े नियम का पालन करते थे। शुरुआत एक स्थानीय मसलों के साथ झगड़े से हुई, लेकिन शीघ्र ही उनका रूप एक खुले विद्रोह का हो गया। बादशाह को फिर खुद ही जाकर इस विद्रोह को दबाना पड़ा। दिलचस्प बात है कि स्थानीय हिंदू जमींदारों ने, जिनमें से कई राजपूत थे, मुगलों का साथ दिया। 1685 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह हुआ। इस बार जाट अधिक संगठित थे। उन्होंने छापामार लड़ाई का तरीका अपनाया, साथ में लूटपाट का भी सहारा लिया। औरंगजेब ने कछुआ राजा विशन सिंह से इस विद्रोह को दबाने का अनुरोध किया। विशन सिंह को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया और पूरा क्षेत्र की जमींदारी दे दी गई। जमींदारी हकों को लेकर जाटों और राजपूतों के बीच संघर्ष और भी उलझ गया। ज़्यादातर प्राथमिक जमींदार तथा जमीन के मालिक किसान जोतदार जाट थे, जबकि मध्यवर्ती जमींदार अर्थात भू राजस्व इकाई वाले राजपूत थे। जाटों ने डटकर मुकाबला किया और 1691 में राजाराम और उसके उत्तराधिकारी चूड़ामल को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया।
किसानों में अशांति व्याप्त रही। उनकी लूटपाट की कार्रवाई के कारण दिल्ली आगरा सड़क यात्रियों के लिए असुरक्षित हो गई। आगे चलकर 18वीं सदी में मुगलों के गह क्लस और केंद्र सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर चूड़ामल ने उस क्षेत्र में पृथक जाट राज्य स्थापित कर दिया और राजपूत जमींदारों को वहां से उखाड़ दिया। इस प्रकार जो अशांति कृषक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी उसका दूसरा रूप ग्रहण कर लिया। उसकी परिणति एक ऐसे राज्य में हुई जाट सरदार शासक वर्ग बन गए। अंग्रेजों को अफगानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। पंजाब और काबुल के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले दुर्दम्यानी अफगान काबिलों से संघर्ष में कोई नई बात नहीं है। अकबर को भी अफगानों से लोहा लेना पड़ा और उन्हीं के जूझते हुए उसने अतरंग मित्र और हमराज राजा बीरबल को अपने प्राण गंवाने पड़े। शाहजहां के शासनकाल में भी अफगान काबिलों से संघर्ष हुआ। यह संघर्ष कुछ तो आर्थिक थे और कुछ राजनीतिक तथा धार्मिक। बियान पहाड़ियों में जीविका के अत्यंत साधनों का गुजारा करने वाले अफगानों को मजबूरन कार्रवाइयों को लूटना पड़ता था। मुगलों की सेना में भर्ती होना पड़ता था, लेकिन उनमें अदम्य स्वतंत्रताएं प्रियता मुगल सेना में नौकरी करना उनके लिए दुश्वार हो करती थी। मुगल उन्हें सहायता राशि देकर समानता संतुष्ट रखते थे, लेकिन आबादी की बढ़ोतरी या उनके बीच किसी महत्वाकांक्षी नेता का उदय इस मुख्य समझौते पर खलल डाल सकता था। औरंगजेब के शासनकाल में पठानों में एक नई किस्म की हलचल प्रारंभ हुई। 1667 ईस्वी में यूसुफी जई कबाइली के नेता भागू ने अपने को एक प्राचीन शाही खानदान का वंशज बताने वाले मोहम्मद शाह नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया और खुद उनका वजीर पद बैठा। स्पष्ट है, जाटों की तरह पठानों ने भी अपना अलग राज्य कायम करने की आकांक्षा उदित हो गई। इस बीच रोशनाई नामक एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें कठोर नैतिक जीवन और चुनिंदे पीर अनुरक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन पठानों की नई आकांक्षाओं के लिए बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि का काम किया। धीरे धीरे भागू का आंदोलन फैलता गया और एक ऐसा दौर आया जिसमें अनुगामी हजारा अटक और पेशावर जिलों में लूटपाट मचाने लगे। खैबर के रास्ते होने वाले यातायात को ठप करने लगे। खैबर दर्रे को निष्कंठ बनाने और विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने आला बख्शी अमीर खां को तैनात किया। इसके साथ ही एक राजपूत टुकड़ी सनद कर दी। कई घमासान लड़ाइयों के बाद अफगानों के प्रतिरोध को ठंडा कर दिया गया, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए 1671 में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को जमरूद के थानेदार नियुक्त कर दिया गया। 1672 में दूसरा अफगान विद्रोह हुआ। इस बार विद्रोह का सरगना अफरीदी नेता अकमल खां था, जिसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और अपने नाम से खुतबा पढ़ा तथा सिक्के डलवाए। उसने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सभी अफगानों को अपने झंडे के नीचे एकत्र होने को आमंत्रित किया। एक समकालीन लेखक के अनुसार चीटियां और टिड्डियों के दल से लेकर बड़ी तादाद वाले लोग अपने समर्थकों के बल पर खैबर दर्रे को बंद कर दिया। दर्रे को साफ करने के प्रयत्न में उसने आमिर खां में बहुत आगे बढ़ गया। एक तंग घाटी में हुई मुठभेड़ से उसका करारी हार हुई। आमिर खां किस तरह जान बचाकर भाग निकले में कामयाब होगा, लेकिन उसकी 10,000 लोग कालवंकित हो गए। अफगानों ने 2 करोड़ रुपए की मूल्य की नकदी और माल लूट लिया। इस विजय के फलस्वरूप दूसरे कबीलाएं भी मैदान में उतर आए। इनमें से एक था खुशहाल खां खटक, जो औरंगजेब का कट्टर दुश्मन था, क्योंकि औरंगजेब ने कुछ समय तक बंदी बना रखा था। 1774 में सुजात खान नामक एक अन्य मुगल सरदार को खैबर में जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जसवंत सिंह द्वारा भेजी गई राठौर वीरों की एक टुकड़ी ने उसे बचा लिया। अब औरंगजेब खुद पेशावर पहुंचा और 1675 में उसी के आसपास जमा रहा। शक्ति और कूटनीतिक के सहारे अफगान संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया और धीरे धीरे फिर से शांति स्थापित करेंगे। अफगान विद्रोह से स्पष्ट हो जाता है कि मुगल शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना और क्षेत्रीय स्वतंत्रता की आकांक्षा जाट, मराठा और हिंदू जातियों तक सीमित नहीं थी। एक और बात यह है कि अफगान विद्रोह के कारण मुगलों को शिवाजी पर से ऐसे समय दबाव हटाना पड़ा जब उनकी सख्त जरूरत थी। इस विद्रोह के कारण मुगलों के दक्कन में 1676 में एक आक्रामक नीति अपनाने की गुंजाइश नहीं रह गई और तब तक शिवाजी स्वयं के राजा घोषित करते बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि संबंध कायम कर चुका था। सिख, हालांकि शाहजहां के शासनकाल में मुगलों और सिखों के बीच कुछ झड़पें हुई, परंतु सिखों और औरंगजेब के बीच 1775 में कोई टकराव नहीं हुआ। सिखों की बढ़ती हुई शक्ति से
बखबर है, औरंगजेब ने वास्तव में गुरु को साथ मिलाने की कोशिश की। गुरु हर राय का एक पुत्र मुगल दरबार में रहता था। 1664 में गुरु का पद संभालने के लिए गुरु तेग बहादुर ने बिहार में सिख केंद्रों का समर्थन करने के वहाँ की यात्रा की। तत्पश्चात गुरु ने असम अभियान के दौरान आम्बेर के राजा राम सिंह का साथ दिया, परंतु 1675 में गुरु तेग बहादुर को अपने 5 अनुयायियों के साथ पंजाब में गिरफ्तार कर दिल्ली लाया और मौत के घाट उतार दिया। जब गुरु को फांसी हुई तब औरंगजेब दिल्ली से बाहर विद्रोही अफगानों को दबाने में लगा था। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि गुरु को फांसी की उसको जानकारी या सहमति के बिना दी गई हो। यह भी कहा जाता है औरंगजेब गुरु के लिए इसलिए नाराज था क्योंकि कुछ मुसलमानों को सिख बना दिया था। एक परंपरा यह भी है कि गुरु ने कश्मीर के स्थानीय गवर्नरों के खिलाफ जो वहाँ के हिंदुओं के धार्मिक अत्याचार कर रहा था आवाज़ उठाई थी, किंतु हिंदुओं के साथ धार्मिक अत्याचार का उल्लेख कश्मीर के किसी भी इतिहास में नहीं मिलता। 1710 में लिखे गए नारायण कोल के इतिहास में इसका वर्णन नहीं है। कश्मीर का सूबेदार सैफ खां फूलों के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। वह बहुत ही दयावान उदार चित्त व्यक्ति था जिसने प्रशासनिक मामलों के सलाह मशवरे के लिए एक हिंदू को नियुक्त किया। 1671 के बाद उसका उत्तराधिकार इफ्तेखार खां सिया विरोधी था, लेकिन उसके द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र नहीं मिलता है। साक्ष्यों से पता जानकारी के अनुसार कश्मीरी ब्राह्मणों ने एक शिष्टमंडल गुरु से मिला। गुरु ने उसे अपना समर्थन देने का वायदा किया। कुछ मंदिरों को तोड़ फोड़ कर औरंगजेब की कार्रवाई के प्रति गुरु का असंतुष्ट और विद्रोही होना भी एक कारण था जिसके लिए गुरु को अपने प्राणों की बलि देना पड़ी। बाद के कुछ फारसी इतिहासकारों ने औरंगजेब के द्वारा दी गई कार्रवाई को न्याय संगत ठहराने का प्रयत्न किया। यद्यपि अन्य फारसी इतिहासकारों के अनुसार जब कभी भी क्षेत्र के किसानों पर स्थानीय अधिकारियों, जमींदारों आदि द्वारा अत्याचार किए तो उन्होंने गुरु की शरण ली। गुरु ने अनपेक्षित उसके भोजन की व्यवस्था की। स्थानीय वाक्यानविश और समाचार लेखक तथा कुछ अन्य ने चेतावनी दी कि यदि गुरु ने इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो राजद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सिख पंथ जाटों में तथा निम्न जाति के कारीगर में जो सादगी और समतावादी दृष्टिकोण था और गुरु की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर फैल चुका था। इस प्रकार धार्मिक नेता होते हुए भी गुरु ने उन सभी का साथ दिया जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। औरंगजेब का कृत्य हर दृष्टि से अनुचित और संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक था। गुरु तेग बहादुर की हत्या ने सिखों को अपराध की पहाड़ियों में पनाह लेने के मजबूर कर दिया। इसका एक परिणाम यह हुआ कि सिख आंदोलन धीरे धीरे सैनिक भातृत्व का रूप ग्रहण करता चला गया। इसे महत्वपूर्ण योगदान गुरु गोविंद सिंह ने दिया। उन्होंने अपनी संघर्ष क्षमता का भरपूर परिचय दिया और 1699 में खालसा के सैनिक भातृत्व की स्थापना की। इसके पूर्व गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब की पहाड़ी पर तलहटी मोखोवाल था आनंदपुर को अपना मुख्यालय बना लिया। आरंभ में पहाड़ी हिंदू राजाओं ने गुरु और उनके अनुयायियों का सहयोग लेकर अपने झगड़ों को निपटाने के लिए लिया। शीघ्र ही गुरु स्वयं बहुत शक्तिशाली बन गया और पहाड़ी राजाओं के साथ उनकी कई मुठभेड़ हुई। आमतौर पर गुरु को विजय मिली। खालसा के इस संगठन में गुरु के हाथ और भी मजबूत हुए, लेकिन गुरु और पहाड़ी राजाओं में खुला संघर्ष 1704 में हुआ जब इन राजाओं की संयुक्त सेना आनंदपुर में गुरु पर आक्रमण कर दिया। राजाओं को फिर पीछे हटना पड़ा और तब उन्होंने मुगल सरकार से उनकी और गुरु के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस प्रकार जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था वह कोई धार्मिक संघर्ष नहीं था, वो अंशतः पहाड़ी हिंदू राजा और गुरुओं के बीच लड़ाई का परिणाम था और अंशतः सिख आंदोलन में जो भी रूप लिया था वो नतीजा था। औरंगजेब गुरु की बढ़ती ताकत से चिंतित हो उठा और इससे पहले मुगल फौजदारों ने गुरु से फटकारने को कहा जा चुका था। अब उसने लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वरीस खां को पत्र लिखकर गुरु के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को मदद करने को कहा। मुगल फौज के आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन सिख बहुत बहादुर से लड़े। उन्होंने सारे हमले नाकाम कर दिए। अब मुगलों और उनके मित्र राजाओं को आनंदपुर के निकट डेरा डाल दिया। इस किले में जब किले के अंदर भूखमरी की नौबत आ गई तो गुरु को किले का द्वार खोलने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन स्पष्ट है कि पहले वजीर खान ने उसे वचन दिया था और उसने सेना के सुरक्षित बाहर जाने दिया था। परंतु जब गुरु की सेना एक उफनती नदी को पार कर रही थी, वजीर खान ने फौज पर हमला कर गुरु के 2 बेटों को बंदी बना लिया और उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। जब उन बेटों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तब सरहिंद में उसके सिर धड़ से अलग कर दिए और एक लड़ाई में गुरु के बाकी 2 बेटे
भी खेत रहे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने नेतृत्व जीवन व्यतीत करने के लिए तलवंडी चले गए, जहां उन्होंने शांति भंग नहीं की, जहां किसी ने उनकी शांति भंग नहीं की। यह बात सिद्ध संदिग्ध है कि गुरु के 2 बेटों के साथ नश्वर व्यवहार और वजीर खां ने औरंगजेब के कहने पर किया। मालूम होता है औरंगजेब गुरु का विनाश नहीं चाहता था। उसने लाहौर के सूबेदार को उसे समझा बुझाकर रास्ते पर लाने के लिए एक पत्र लिखा था। इन दोनों औरंगजेब दक्कन में था जब गुरु ने उसे पत्र लिखकर सारे वृतांतों की जानकारी दी। उसने गुरु को आकर मिलने का निमंत्रण दिया। 1706 में अंत में गुरु ने दक्कन की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन अभी वो रास्ते ही नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कुछ विद्वानों का विचार है गुरु को आशा थी कि औरंगजेब को आनंदपुर सिखों को लौटा देने के लिए राजी कर लेगा। यद्यपि गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शक्ति का सामना नहीं कर सके, तथापि उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष और सेवा सुशोक के सिद्धांतों की परंपरा स्थापित की। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार कोई समतावादी धार्मिक आंदोलन कुछ खास परिस्थितियों में एक राजनीतिक और सैनिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर ले सकता है तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के मार्ग पर कदम बढ़ा सकता है। राजपूतों संबंध मारवाड़ और मेवाड़ से अनबन। हम देख चुके हैं जहांगीर ने 1613 में किस प्रकार मेवाड़ के साथ चल रहे लंबे संघर्ष का निपटारा किया। जहांगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं की कृपा दृष्टि रखने और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अकबर की नीति को जारी रखा। शाहजहां ने भी राजपूतों के साथ मैत्री संबंध कायम रखा। लंबे संघर्ष का यह हो गया था। उसके शासनकाल में दक्कन और मध्य एशिया में बल्ख और कंधार जैसे दूरदराज प्रदेशों में राजपूत सेना ने मुगल साम्राज्य की उत्कृष्ट सेवा की, परंतु शाहजहां ने किसी भी राजपूत राजा को किसी सूबे का सूबेदार नहीं बनाया, न ही राज परिवारों में कोई वैवाहिक रिश्ता कायम किया। हालांकि स्वयं शाहजहां के एक राजपूत राजकुमारी का पुत्र था। राजपूत राजकुमारी का पुत्र था। राजपूतों के साथ स्थायी तौर पर मैत्री संबंध स्थापित हो जाने के कारण शायद यह सोचा गया होगा कि अब और वैवाहिक संबंध आवश्यक नहीं है, लेकिन शाहजहां ने जोधपुर में और आमेर में 2 प्रमुख राजपूत घरानों को काफ़ी सम्मान दिया गया। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के समान भजन था। औरंगजेब की गद्दी नशी के समय उसे और जयसिंह दोनों को सात का दर्जा प्राप्त था। औरंगजेब राजपूतों के साथ मित्रता का बहुत महत्व था। उसने मेवाड़ के महाराणा को का सक्रिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसे मनसबदार 50,000 से बढ़ाकर 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। यद्यपि यशवंत सिंह धर्मठ में उसके खिलाफ लड़ा था। सूजा के खिलाफ उनकी लड़ाई के दौरान उसका छाड़ छोड़ दिया और दारा को भी अपने राज्य में निमंत्रित किया। औरंगजेब ने उसे अपने पुराने मनसब पर प्रतिष्ठित कर दिया। उसे अपने महत्वपूर्ण कमाने सौंपी। जयसिंह ने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक अपना मित्र और विश्वासत परामर्शदाता बना रखा। जसवंत सिंह ने उसे उत्तर पश्चिम में अफगानों की समस्या से निपटने का दायित्व सौंपा। 1678 में चल बसा वो। महाराज का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए तुरंत यह समस्या उठी गद्दी पर किसे बिठाया जाए। मुगलों के बीच दीर्घकाल में परंपरा चली आ रही थी। किसी अधीनस्थ राज के उत्तराधिकारी का झगड़ा शुरू होने पर मुगल प्रशासन के अधीन खालसा के तौर पर ले जाया जाता था और इसमें शांति सुव्यवस्था कायम रखी जाती थी। बाद में वहाँ के तयशुदा उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था। उदाहरणतः 1650 में जैसलमेर के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद उठा तो शाहजहां ने पहले राज्य को खालसा में शामिल कर दिया। उसके बाद एक सेना के साथ जसवंत सिंह को अपने चुने व्यक्ति पर बैठने के लिए भेजा। मारवाड़ को खालसा में शामिल करने का एक और कारण था। बहुत से अन्य मुगल सरदारों की तरह जसवंत सिंह के पास मुगल बादशाहत की बहुत बड़ी रकम बकाया थे, जिसे अदायगी वो नहीं कर पाया। जसवंत सिंह ने बहुत से राजपूत राजा नाराज थे। इसका कारण था कि बादशाह ने उसके इलाके में जसवंत सिंह की जागीरदारी दी थी। उसे राजा गद्दी पर किसी ही शासक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जोधपुर में अशांति पैदा करना चाहते थे। राठौरों से प्रतिशोध की आशंका होने पर औरंगजेब ने मारवाड़ के 2 परगने जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों को खान पान के लिए अलग कर दिए। अपने आदेश का पालन करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर स्वयं अजमेर पहुंच गया। जसवंत सिंह की पटरानी रानी बड़ी रानी
हांडी हाड़ी जोधपुर व नियंत्रण मुगलों के सौंपने का विरोध कर रही थी, क्योंकि वह राठौर का वतन था। लेकिन जब औरंगजेब सेना लेकर अजमेर पहुंचा तो उसके सामने उसकी यह बात के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। अब अगर जसवंत सिंह कहीं और खजाना छिपा रखा हो तो उसे हासिल करने के बारे से तलाशी ली गई। पूरे मारवाड़ में मुगल अधिकारी तैनात कर दिए गए और आदेश जारी कर दिए गए कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए और कम से कम बंद कर दिया जाए। इस प्रकार मुगलों ने आक्रमणकारियों जैसा व्यवहार किया, मारवाड़ के साथ शत्रु प्रदेश की तरह बर्ताव किया। इसका औचित्य ढूंढ पाना कठिन है। कुछ आधुनिक लेखकों में यह कथन सही मालूम पड़ता है कि मारवाड़ दिल्ली को गुजरात की बंदरगाहों से जोड़ने का काम करता था। इसी कारण मुगल उस पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी 2 रानियों ने लाहौर में 2 पुत्रों को जन्म दिया। गद्दी पर उनके दावे को जोरों से प्रचार किया, लेकिन दिल्ली लौटने के पहले औरंगजेब ने 36 लाख रुपये उत्तराधिकार शुल्क के एवज में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पौत्र इंदन को राज तिलक करने का फैसला किया। औरंगजेब ने समझाया गया कि बड़े भाई अमर सिंह के दावे नजरअंदाज करके उसके छोटे भाई जसवंत सिंह को राज तिलक करके शाहजहां ने अमर सिंह के साथ बहुत अन्याय किया है। यह भी संभव है कि मारवाड़ को नाबालिग राजा के शासन की स्थिति बचाना चाहते थे। कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब जसवंत सिंह के मरणोपरांत हुए बेटे अजीत सिंह को इस शर्त पर जोधपुर देने को तैयार होता कि वो मुसलमान बन जाए, लेकिन समकालीन स्रोतों में ऐसा कोई आभास नहीं मिलता। हुकूमत री बही नामक एक समकालीन स्थानीय कृति के अनुसार अजीत सिंह आगरा में औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और उसने एक मनसब देने की रजामंदी बताई। घोषणा की मारवाड़ के 2 परगने सुरजीत और जैतान अजीत सिंह को ही जागीर रहेंगे। इस प्रकार औरंगजेब एक तरह से मारवाड़ राज्य को परिवार को दी गई शाखाओं के बीच बांट देने का सोच रहा था। दुर्गादास के नेतृत्व में राठौर सरदारों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि मारवाड़ के हित में नहीं होगा। अपने प्रस्ताव की स्वीकृति पर क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने हुक्म दिया कि दोनों राजकुमारी और उनके माताओं को नूरगढ़ में नजरबंद कर दिया जाए और इससे राठौर सरदार चौंक उठे। अप्रतिम वीरता से शाही सेना के साथ जुटते हुए उन्हें राजपुर को लेकर अलग आगरा निकल भागे और अत्यंत उत्साह के साथ जोधपुर के उसके सिर पर ताज रख दिया। औरंगजेब अब चाहता था कि सहायता के साथ इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था। इंदर सिंह को राठौर के बीच कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। इंदर सिंह को अयोग्य करार देने पर उसे दरकिनार कर दिया गया, लेकिन अजीत सिंह के प्रति उसका कड़ा रुख अपनाया। उसने उसे गद्दी का झूठा दावेदार घोषित कर दिया। साम्राज्य के सभी हिस्सों में बड़ी संख्या में अच्छे लड़ाके सैनिक बुलाए। एक बार फिर औरंगजेब अजमेर जा धमका। राठौर के प्रतिरोध को ठंडा कर दिया गया। जोधपुर पर कब्जा कर लिया गया। दुर्गादास अजीत को लेकर मारवाड़ भाग गया। मेवाड़ के राणा ने उसे छिपाने के लिए किसी गुप्त स्थान भेज दिया गया। इसी मुकाम पर आकर मेवात अजीत सिंह के पक्ष में उतर गया। इस समय मेवाड़ के राणा रणजीत सिंह ने औरंगजेब को समर्थन दिया, लेकिन अब वो उससे विमुख हो गया। उसने अपने एक प्रमुख सेनापति के नेतृत्व में 5000 लोगों की एक सेना रानी हांडी के दावे को समर्थन करने के लिए जोधपुर भेजी। वह राजस्थान के अंदरूनी मामले में मुगलों के हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त खिलाफ था। उसके अलावा मेवाड़ के दक्षिण और पश्चिम पड़ने वाले टुडिंगपुर, बांसवाड़ा आदि छोटे राज्यों को जो किसी भी समय उसकी अधीनता मानते थे उस पर कर देते थे। उससे अलग कर देने मुगलों के प्रयत्नों से लेकर भी वह क्षुब्ध था, लेकिन उस युद्ध का तत्कालीन कारण मारवाड़ पर मुगलों का सैनिक कब्जा अजीत सिंह के दावों को मानने से औरंगजेब ने इनकार कर देना था। पहला आघात औरंगजेब ने ही किया। वह मुगलों की एक बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर उदयपुर पर चढ़ गया। उसने राणा के शिविरों पर भी हमला कर दिया। राणा पहाड़ियों पर जा बैठा और वहीं से उसने छापा मार करके मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। लड़ाई जल्द ही गतिरोध की स्थिति पहुंच गई। मुगल ना तो पहाड़ी में प्रवेश कर सके, ना ही राजपूतों के छापों में ठीक से जवाब दे सके। अब वह युद्ध के बहुत अलोकप्रिय हो गया। औरंगजेब ने अपने सेनापतियों को बहुत फटकारा, बहुत चेतावनियां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र अकबर ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और उसने अपनी सेना का रुख अपने पिता की ओर मोड़ दिया। राठौर सरदार दुर्गादास ने गठजोड़ करके वो अजमेर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। औरंगजेब असहाय हो गया, क्योंकि उसके उत्कृष्ट सैनिक अत्यंत व्यस्त थे।
लेकिन अकबर ने कार्रवाई करने में देर नहीं की। इस बीच औरंगजेब ने झूठे पत्र लिखकर उसके खेमे में फूट पैदा कर दी। शहजादे को महाराष्ट्र भागना पड़ा और बादशाह ने चैन की सांस ली। अब मेवाड़ की लड़ाई औरंगजेब के लिए घोर महत्व की हो गई। इसी बीच मेवाड़ के नए राणा जगत सिंह ने जैसे तैसा समझौता कर लिया। राणा को जजिया के एवज में अपने कुछ परगने छोड़ने पड़े। उसने मुगलों के प्रति वफादार बने रहे और अजीत सिंह का समर्थन न करने का वचन देना पड़ा। बदले में राणा को 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने बस इतना वादा किया था कि उसके बालिग होने पर उसे मनसबदार या राज लौटा दिए जाएंगे। यह समझौता और अजीत के बारे में दिया गया था वचन किसी राजपूत से संतुष्ट नहीं कर पाया। मुगलों ने मारवाड़ पर कब्जा बनाए रखने और छिटपुट लड़ाई चलती रही। आखिर में 1698 में अजीत सिंह ने मारवाड़ का राजा मान लिया गया, लेकिन मुगलों ने जोधपुर में अपना नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया। मेवाड़ के राणा इस बात को लेकर नाराज रहा कि उसे अपने कुछ परगने मुगलों के हवाले करने पड़े। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध औरंगजेब की नीति फूहड़ और दोषपूर्ण थी। इस नीति के चलते मुगलों ने किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। राजपूतों के खिलाफ मुगलों की विफलता में उनकी सैनिक प्रतिष्ठा को आँच आई। यह सच है कि मारवाड़ की 1681 में लड़ाई में कुछ थोड़े से मुगल सैनिकों ने भाग लिया, लेकिन सैनिक की दृष्टि कोई विशेष महत्व की नहीं थी। हाड़ी, कछुआ और अन्य राजपूत सैनिक टुकड़ियां मुगलों की सेवा में लगी रही। औरंगजेब की मारवाड़ नीति के परिणाम को केवल इन्हीं तथ्यों के में ध्यान रखकर नहीं देखा जा सकता। मारवाड़ और मेवाड़ के साथ संघर्ष होने का एक बहुत नाजुक दर में राजपूत के साथ मुगलों की मित्रता कमजोर पड़ गई। इससे बुरा यह हुआ कि उसने अपने पुराने विश्वस्त मित्रों के साथ मुगलों के संबंध निर्वाह के बारे में शंका पैदा हो गई। औरंगजेब ने इरादों पर संदेह किया जाने लगा और इससे औरंगजेब के जिद्दी और हठ स्वभाव का परिचय तो मिला ही, साथ में यह नहीं माना जा सकता कि कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ ही लोग मानते हैं। औरंगजेब हिंदू धर्म को तबाह करने पर तुला था। 1779 में के बाद के दौर में उसने बहुत सारे मराठाओं को उर्मरा वर्ग में स्थान दिया। उत्तर पश्चिम में जाटों, अफगानों, राजपूतों के साथ औरंगजेब के संघर्ष से साम्राज्य शक्ति क्षीण हुई, लेकिन असली संघर्ष क्षेत्र दक्कन था। धन्यवाद।